Hello students, today we will start a new chapter in history, chapter number 6, weavers, iron smelters and the factory owners. Okay, so जो बुनकर थे, आयरन स्मेल्टर थे यानी लोहा पिघलाने वाले थे, और जो फैक्ट्री मालिक थे, अब हम इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से ब्रिटिश के आने के बाद इनकी लाइफ पर इफ़ेक्ट हुआ. So let's start the chapter. The Indian rural economy thrived prior to the establishment of the British rule. इंडियन इकोनॉमी जो थी वो ब्रिटिश के आगमन से पहले ही बहुत अच्छे से पनप चुकी थी. It was known for India was known for her fine quality of products such as spices, silk, cotton, indigo since ancient time. और ancient time से ही भारत जो है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए बहुत जानी जाती थी, जैसे कि मसाले, यहाँ की सिल्क, कॉटन, नील. तो पुराने टाइम से, एशियन टाइम से ही इस चीज़ के लिए फेमस थी. शी वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड. और वो कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर करने वाली पूरे वर्ल्ड में, कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर करने वाली एक कंट्री थी. ठीक है. Traditionally, craftspeople such as weaver, spinner, and dryer, along with the peasant, play major role in making rural economy self-sufficient. जो रूरल की इकोनॉमी थी यानी जो गांव की जो इकोनॉमी थी उनको आत्मनिर्भर बनाने में वीवर्स ने, स्पिनर्स ने, बुनकर ने, काटने वालों ने, ड्रायर ने, ठीक है, और किसानों ने, इन सब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया है. Mughal Empire took various initiatives to extend patronage to the local craft people and आर्टिशियंस. और मुग़ल रूलर जो थे उन्होंने भी अपने लोकल जो क्राफ्ट पीपल थे, आर्टिशियंस थे, उनको संरक्षण देने के लिए बहुत सारा काम किया, उनको प्रोत्साहित किया. बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब ब्रिटिश भारत में आए, ठीक है, उससे पहले क्या था, जो क्राफ्ट्स पीपल थे उन्होंने अपने गिल्ड्स बना लिए थे, अपने संघ बना लिए थे, है ना, विच फंक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन, जिनके अपने रूल्स और रेगुलेशन होते थे. द गिल्ड फंक्शन इन क्लोज एसोसिएशन विद मर्चेंट हु सोल्ड गुड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड अर्न एनॉर्मस प्रॉफिट. और गिल्ड क्या काम करते थे, मतलब वो मर्चेंट्स जो एसोसिएशन थी, एक एसोसिएशन के रूप में काम करते थे मर्चेंट्स के साथ, जो कि इंडिया में और इंडिया के बाहर जो है सामान बेचते थे अपना, ठीक है, और एंड वो क्या था, बहुत सारा उन्हें प्रॉफिट मिलता था. सूरत, मसूलीपट्टनम एंड द विशाखापट्टनम सर्व्ड अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर. और जो उस टाइम सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे, जबकि ढाका, मदुरई, बरोच, ये क्या थे, एमर्ज एज स्पेशलाइज्ड टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर. और यहाँ पर टेक्सटाइल का बहुत ही अच्छा काम होता था, ये टेक्सटाइल के लिए जाने जाते थे. ओके. ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्टर्ब द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय अलर्टिंग इट टू सूट द नीड एंड डिमांड ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी. और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको डिस्टर्ब करती थी इनके ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को, ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी का ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था उसको, बाय अलर्टिंग इट इज़ सूट द नीड्स ऑफ डिमांड ऑफ ब्रिटिश कंपनी. यानी जैसे कि ब्रिटिश कंपनी की या इकोनॉमी की जो डिमांड्स होती थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी डिमांड करती थी, तो उसको जो है वो चेंज करती रहती थी उसके स्ट्रक्चर को. यानी कि जैसे ब्रिटिश इकोनॉमी में किसी भी सामान की ज़रूरत होती थी तो उसके हिसाब से ही वो यहाँ की इकोनॉमी को चेंज कर देती थी. ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज ऑन वन हैंड फोर्स्ड एंड ट्रेडिशनली क्राफ्टमैन आर्टिशियन टू abandon their occupation, while on the other hand created obstacles in establishment of modern industries in India. ब्रिटिश जो इम्पीरियलिस्ट जो पॉलिसी थी, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति थी, उसने जो क्राफ्टमैन थे, पीपल्स थे, क्राफ्टमैन थे, आर्टिशियन थे, ठीक है, उनको उनके ऑक्यूपेशन को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया. और जबकि दूसरी तरफ जो नई नई इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जा रहा था उसके रास्ते में उन्होंने जो है बहुत सारी रुकावटें पैदा कर दी थी, ठीक है, यानी नई नई इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो स्थापित नहीं हो पा रही थी, और जो पुराने जो उद्योग धंधे थे वो भी बंद होते जा रहे थे.
नेक्स्ट है कमर्शियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश की कमर्शियल पॉलिसीज। सम ऑफ द कमर्शियल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश वर्क, और कौन सी पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी? सबसे पहले क्या था, इंडियन मार्केट्स पर ओपन फॉर ट्रेड टू द ब्रिटिश सिटीजन। जो इंडियन मार्केट थी उन्होंने उसके व्यापार को ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए खोल दिया था। गुड्स वर इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन एट वेरी लो प्राइस विच वर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट ड्यूटीज़। और जो सामान थे उसको ब्रिटेन में भेजा जाता था, इंपोर्ट किया जाता था बहुत ही लो प्राइस पर, और उसके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं थी। इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। और इस तरीके से इंडिया जो है ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने वाला बन गया। एंड द इम्पोर्टर ऑफ रेडीमेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। और वहाँ से क्या था, जो रेडीमेड सामान होता था उसको मंगाने वाला बन गया। यानी भारत का सामान जो है वो ब्रिटेन में बहुत ही सस्ते सामान पर जाता, सस्ती कीमत पर जाता था, और ब्रिटेन से वहाँ से जो रेडीमेड बिल्कुल तैयार सामान आता था तो वो इंडिया में बहुत ही महंगे रेट पर आता था। इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज़ वर डिस्ट्रॉय स्ट्रीटली। और जो पुरानी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो जो है डिस्ट्रॉय होने लगी। दिस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज इज नाउन एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये जो इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज़ का जो डिस्ट्रक्शन था, ठीक है, उसका जो वो इंडस्ट्री जो नष्ट हो रही थी उसको क्या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाने लगा। A large number of craftspeople were forced to leave their traditional source of income and had to look for alternative opportunity of employment। और जो बहुत सारे क्राफ्ट पीपल थे उनको फोर्स किया गया जो उनका ट्रेडिशनल इनकम का जो सोर्स था, यानी पुराना जो इनकम का सोर्स था उसको छोड़ने के लिए, और उनको हैड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट की कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए जो है फोर्स किया गया। नेक्स्ट है द कमर्शियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश हेल्प देम अमास वेल्थ टू फाइनेंस द एक्सपेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। जो ब्रिटिश की कमर्शियल पॉलिसीज़ थी, ठीक है, वो ब्रिटिश को हेल्प करती थी जो है बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाने में, बहुत ज़्यादा फाइनेंस में, एंड ठीक है, एंड एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। और जो अपने खर्चे और उनके एडमिनिस्ट्रेशन व्यापार, ठीक है, उन सब से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। ठीक है, यानी वो अपने नई नई पॉलिसी ऐसी बना रहे थे जिससे उनको बेनिफिट मिले। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। और जो ब्रिटिश पॉलिसी बनी उनका इंडियन इंडस्ट्रीज़ पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। On the major objective of British was the export raw material from India to Britain to fulfill the requirement of British industries। बेटा हम इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आई थी, ठीक है, तो उसका मेन मकसद क्या था, यानी ब्रिटिश कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसका यहाँ पर सिर्फ मेन मकसद उसका पैसे कमाना था। ठीक है, तो जब वो इंडिया में आई तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था किस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ाया जाए, कैसे पैसे कमाए जाए। तो ब्रिटिश ने जब धीरे धीरे अपने यहाँ पर उसने पैर जमाने शुरू कर दिए, यहाँ पर उसका पूरा कब्जा हो गया, तो अब उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि वो क्या करते थे, ब्रिटिश यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, और ठीक है, इंडिया से, ताकि ब्रिटिश में जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी ब्रिटेन में ज़रूरत जो है उनकी पूरी हो सके। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके रॉ मटेरियल की। They also aim to obtain revenue generation of administrative purpose in India at the cost of Indians। उनका क्या इरादा था कि वो जो है भारत से जो रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, यानी भारत से ही जो लागत मिलती है उससे भारत में उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो पर्पस है, यानी उन भारत से मिलने वाले रेवेन्यू से ही वो यहाँ के खर्चों को पूरा कर सकें। ठीक है, और यहीं से जो उनको राजस्व मिलता है उसको यहीं के लिए यूज़ कर सके, उनको बेनिफिट हो सके। ठीक है, ये उनका मेन उद्देश्य था। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्रिटिश कमर्शियल पॉलिसीज हैड द फॉलोइंग इफेक्ट। और जब ब्रिटिश पॉलिसीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले क्या था, स्टिफ कॉम्पिटिशन अक्रॉस बिटवीन द इंडिया
Indian handmade product and British machine made goods after the industrial revolution in England. इंग्लैंड में 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब बेटा कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज से बना हुआ सामान बहुत बड़े पैमाने पर तैयार होने लगा. ठीक है, तो उसके लिए मार्केट की ज़रूरत थी. तो जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो क्या हुआ उस टाइम यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया. ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो उस टाइम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं था. तो क्या कंपटीशन आया भारत में हाथ के बने हुए सामान में, और जो ब्रिटिश में कंपनी में जब वहाँ पर मशीनों से सामान बनता था. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने लगा. पावर लूम्स रिप्लेस ट्रेडिशनल हैंडलूम. जो पावर लूम्स थी उनको रिप्लेस कर दिया गया ट्रेडिशनली हैंडलूम्स में. मशीन मेड गुड्स वर अवेलेबल एट चीपर रेट. और मशीन के जो सामान थे वो सस्ते होते थे, और जबकि हाथ से जो ट्रेडिशनली इंडियन गुड्स होते थे वो महंगे होते थे. तो एज अ रिजल्ट अ स्केल ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन. और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट थे यानी हाथ से बनाने वाले जो सामान जो बनता था उनका डिक्लाइन होने लगा, उनका पतन होने लगा. डिस्नियस क्राफ्ट्स पर्सन लोस्ट पैट्रोनेज फ्रॉम द इंडियन रूलर्स. और जो भारत के जो स्वदेशी क्राफ्ट पीपल थे उन्होंने जो यहाँ के रूलर थे उनकी शरण में रहना क्या है उनको लॉस्ट हो गया. अब वो क्या है, इंडियन रूलर जो थे वो भी उनको शरण नहीं दे सकते थे. ठीक है, उनका संरक्षण नहीं कर सकते थे, यानी उनको बचा नहीं सकते थे. एज ब्रिटेन imported raw material from India, the Indian craft people could not retain enough raw material to work with. और ब्रिटेन क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल जो है ब्रिटेन भेज देते थे. ठीक है, तो इसलिए भारत के जो क्राफ्ट पीपल थे उनके पास रॉ मटेरियल बचता ही नहीं था अपने वर्क को पूरा करने के लिए. इंडिया वॉज मेड एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्टर टू ब्रिटिश फिनिश प्रोडक्ट. और भारत क्या बन गया, या एक्सपोर्टर बन गया ये रॉ मटेरियल का. ठीक है, और जबकि वहाँ से रेडीमेड जो फिनिश प्रोडक्ट थे उसका इम्पोर्टर बन गया. एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना और इम्पोर्ट मतलब इंडिया में लाना. ठीक है, आयात और निर्यात. There was increased pressure on the agriculture sector as more and more people were seeking employment. और यह क्या हुआ, इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ एग्रीकल्चर पर सेक्टर पर. ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल थे वो एम्प्लॉयमेंट जो है उनका खोने लग गया. ठीक है, तब क्या था, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे वो क्या कर रहे थे, रोज़गार को मांग रहे थे, क्योंकि उनका बहुत सारे जो लोग थे उनका सारा रोज़गार ख़त्म हो गया था, क्राफ्ट्समैन जो थे. तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका प्रेशर बढ़ने लगा. अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, रोज़गार मांगने लगे. इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ द इंडिया. भारत का जो है किस तरीके से भारत का सामान जो है यहाँ से जा रहा था. इकोनॉमिक वेल्थ एंड रिसोर्स वर ड्रेन्ड कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. और भारत की जो वेल्थ थी, यहाँ के जो रिसोर्सेज थे, ठीक है, यानी यहाँ की धन दौलत, यहाँ के जो रिसोर्सेज थे वो सारे कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, उनका ड्रेनेज हो रहा था. ठीक है, ब्रिटिश रूल के टाइम. In his book Poverty and Un-British Rule in India, Dadabhai Naoroji explained the process of economic drain which he identified as cause of Indian poverty. और दादा भाई नौरोजी ने एक जो बुक लिखी है, उनकी बुक है पोवर्टी एंड अनयूनियन रूल इन इंडिया. उसमें एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से भारत के जो लोग हैं, भारत किस प्रोसेस के द्वारा यहाँ का सारा पैसा ब्रिटेन जा रहा था. ठीक है, और यही भारत की गरीबी का कारण है. ही डिवाइज्ड द फेमस थ्योरी नाउन द ड्रेन ऑफ द वेल्थ. और इन हिज बुक, और ये जो उनकी थ्योरी है इसको इस बुक में ड्रेन ऑफ द वेल्थ के नाम से जाना जाता है. ठीक है, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़. और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी किस तरीके से उनका डिक्लाइन हुआ, किस तरीके से उनका पतन हुआ. ब्रिटिश बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश के आने से पहले द इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज फ्लॉरिश इन इंडिया. जो स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ थी वो भारत में बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी. ठीक है, बट द राइज ऑफ द कॉलोनियल पावर. और जब कॉलोनियल पावर का उदय हुआ, यानी जो है औपनिवेशिक पावर इंडिया में आई, तो ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट पीपल थे या आर्टिशियन थे
वर पुश्ड इनटू डार्कनेस ऑफ द मिजरी, और उनके दुख के अंधेरे में उन्हें धक्का दे दिया गया, ठीक है, यानी उन्हें जो है उनका सब कुछ नष्ट होने लगा। द फॉलोइंग रीजन वर आइडेंटिफाइड एज हैविंग प्लेड अ मेजर रोल बिहाइंड द डेक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, और ये जो रीज़न है ये बहुत ज़्यादा ही मेजर रोल प्ले करता है किसके, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज के डेक्लाइन में, ठीक है, इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, जो भारत में ब्रिटिश रूल के अंडर में ये इंडस्ट्रियल जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी इनका डेक्लाइन हो रहा था। ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ इंडियन मार्केट, अब ब्रिटिश ने इंडियन मार्केट को कैसे कंट्रोल किया। द ब्रिटिश स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कमोडिटीज़ टू सर्व देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया पूरे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर कंट्रोल, ठीक है। टैरिफ्स and bans were imposed by the British government and import the Indian textile, ठीक है, जो टैरिफ थे या जो बैन थे यानी जो टैक्सेस लगाए जाते थे, जो बैन लगाए जाते थे वो इम्पोज कर दिए गए, ब्रिटिश के द्वारा बंद कर दिए गए, ठीक है, ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, भारत के टेक्सटाइल पर, यानी जब भारत से कोई भी सामान भारत से बाहर जाता था तो उस पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता था। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैड द इंडियन मार्केट ओपन द अदर ट्रेडर, और 1830 में एक चार्टर बनाया गया जिसमें क्या था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड पर जो एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, उसको ख़त्म कर दिया गया और इंडियन मार्केट को सभी ट्रेडर्स के लिए खोल दिया गया, ठीक है। As a consequence, foreign goods flooded the Indian market, destroyed the market for indigenous product। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो फॉरेन गुड्स थे उनकी बाढ़ सी आ गई इंडियन मार्केट में, और जो हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स थे वो क्या हो गए, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि जो वहाँ से ब्रिटेन से सामान आता था वो सस्ता होता था, ठीक है, तो लोगों को सस्ता सामान मिलता था। अब यहाँ का सामान जो महंगा होता था। ब्रिटेन इम्पोज्ड हैवी ड्यूटीज़ इवन ऑन द सेल ऑफ इंडियन सिल्क एंड कैलिको, और ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी जो है लगा दी थी, ठीक है, किसकी सेल पर, इंडियन सिल्क की और सिल्क एंड कैलिको की सेल पर। द ब्रिटेन इनिशियली कंट्रोल द इंडियन मार्केट थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन थ्रू इट्स फ्री ट्रेड पॉलिसी, और इंडियन ने जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसने धीरे धीरे पूरी जो है इंडियन मार्केट पर को क्या कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, एंड देन थ्रू इट्स द फ्री ट्रेड पॉलिसी, और दूसरा अपनी जो ट्रेड पॉलिसी थी उसके द्वारा भी। द अप्रोरियर इन इंग्लैंड, during the 18th century there was discontentment among the British manufacturers of clothes regarding the great demand of Indian cloth in England। जो ब्रिटिश निर्माता थे 18 सेंचुरी में, उन 18 सेंचुरी के दौरान जो इंग्लैंड में भारतीय कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसको लेकर जो ब्रिटिश के निर्माता थे उनमें बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया, ठीक है। They therefore pressurized the British government to ban the import of British textile। अब उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको प्रेशराइज किया कि आप जो इंडियन टेक्सटाइल है उसको बैन कर दो, उसके इंपोर्ट को, ठीक है। तो इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द कैलिको एक्ट, और 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैलिको के एक्ट को पास किया, विच बैन द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रिंट कॉटन क्लॉथ इनटू इंग्लैंड, और जिसमें जो इम्पोर्टेंट प्रिंट क्लॉथ कॉटन के कपड़े होते थे उनको बैन कर दिया गया। However, high duties were imposed on other types of the good clothes, और दूसरी तरफ क्या था, दूसरे तरह के जो क्लोथ्स होते थे उनको क्या था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटी लगा दी थी।
यानी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देता था, ठीक है। वर इम्पोज द अदर टाइप ऑफ इंडियन क्लोथ्स डेट वर इम्पोर्टेड बाय द ब्रिटिश, और जो कि यानी यह दूसरी तरह के इसी तरह के जो कपड़े जिनको ब्रिटेन में इम्पोर्ट किया जाता था, ठीक है, ब्रिटेन से इम्पोर्ट किया जाता था, ओके। यानी ऐसे सामानों पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगा दी जिनको ब्रिटेन से मंगाया जाता था। Subsequently, the calico printing industry in Britain was established under the British government, और इसी तरीके से कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ को ब्रिटेन में इस्टेब्लिश किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। थस द डिमांड ऑफ द फॉर इंडियन क्लॉथ डिक्रीज, और इस अब क्या हुआ, जो इंडियन क्लॉथ्स की डिमांड है वो कम होने लगी। द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफर्ड ग्रेट लॉस, और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान को झेलना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड मार्केट अ बूम इन इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी इंग्लैंड में, वो इंग्लैंड की मार्केट के लिए बूम साबित हुई, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी एंड द मशीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ वर एडॉप्टेड इंक्रीजली बाय द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी या मशीन, ठीक है, उसके द्वारा क्या था प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाने लगी, ठीक है। इससे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर जो है उसका अडोप्शन उसका इंक्रीज़ हुआ। दस द यूज़ ऑफ स्पिनिंग जीनी एंड द स्टीम इंजन, और फिर उसके बाद स्पिनिंग जीनी और स्टीम इंजन को यूज़ किया जाने लगा, और ये दोनों हेल्प करते थे इनोवेटिव द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ, ठीक है, नए तरीके से कॉटन क्लॉथ की प्रोडक्शन में। दे सून बिगन टू मैन्युफैक्चर कॉटन क्लॉथ इन लार्ज क्वांटिटी इन लेजर टाइम, और ये बहुत कम समय में ही बहुत बड़े पैमाने पर जो है कॉटन के क्लॉथ्स को उन्होंने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। इंडिया वाज एक्सपोर्टेड फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, और इंडिया जो थी उसका शोषण होने लगा रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट में, ठीक है, जो वो सप्लाई करती थी उससे पता चलता है कि इनका क्या होने लगा, इनका बहुत ज़्यादा शोषण होने लगा, एक्सप्लॉइटेड होने लगी है, ठीक है। इन डेथ ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द लोकल क्राफ्ट्स पीपल एंड द आर्टिशियन, जिसके कारण क्या हुआ, जो क्राफ्ट्स पीपल थे या आर्टिशियंस थे उनके लिए क्या हुआ, ये जो कच्चा माल था इसकी कमी हो गई, ठीक है। इनके लिए कच्चा माल ही नहीं बचता था, सारा ब्रिटिश एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में जब चार्टर एक्ट को लागू किया गया तो फिनिश टेक्सटाइल फ्रॉम ब्रिटेन एंटर्ड इंडियन मार्केट, और जो फिनिश टेक्सटाइल थी वो इंडियन मार्केट में वो आने लग गई, ठीक है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल The conquest of Bengal by the East India Company marked the complete political domination of Britain over India, ठीक है। और जो बंगाल पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जीत हासिल कर ली, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो है कंप्लीट पॉलिटिकल डोमिनेशन जो है इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का हो गया, यानी ब्रिटिश का इंडिया के ऊपर पूरा अधिकार हो गया। बंगाल सर्व्ड अ एक्सपेंड बेस ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल, और बंगाल ने सर्व किया एक बहुत बड़ा एक्सपेंडेड बेस फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। द कंपनी स्टार्टेड फाइनेंसिंग टू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और कंपनी ने स्टार्ट कर दिया फाइनेंसिंग करना, अपना इन्वेस्ट करना इंडिया में, विद द प्रॉफिट मेड फ्रॉम ड्यूटी फ्री, और क्योंकि यहाँ पर जो है
प्रॉफिट होता था और कोई भी ड्यूटी नहीं लगती थी इनलैंड ट्रेड पर, ठीक है। एंड द सरप्लस फॉर दीवानी रेवेन्यू, और उनको दीवानी रेवेन्यू से जो है उससे सरप्लस मिलता था। द कंपनी ऑफिशियल also forced the manufacturers of goods to supply good to them low price fix, और कंपनी ऑफिसर्स क्या करते थे, वो फोर्स करते थे मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, जो मैन्युफैक्चर गुड्स जो होते थे उनकी टू सप्लाई गुड्स, ठीक है, बनने वाले को सप्लाई, जो मैन्युफैक्चर गुड्स जो होते थे उसको सप्लाई गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, टू दैम एंड लो प्राइस फिक्स बाय दैम, और उनके लिए क्या था, प्राइस बहुत ज़्यादा कम थे। ओके स्टूडेंट्स, ओके।